नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। Respected teachers, parents and dear students, very good afternoon to all of you. I am Sunita, Navodaya Kranti National Motivator, welcomes you in Navodaya Kranti online sessions. So we are going to start the chapter Human Development. मानव विकास। ये 12th क्लास का टॉपिक है, ज्योग्राफी का 4th चैप्टर है हमारी एनसीईआरटी की बुक में, और हमारे अप्रैल मंथ में 5 चैप्टर्स हैं, तो ये हमारा 4th चैप्टर चला हुआ ज्योग्राफी का। के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, कैसे करेंगे, कैसे होगा, उसके क्या आउटकम्स होंगे, उन सभी को ध्यान रख के हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम चैप्टर में क्या करेंगे? फर्स्ट, मानव विकास क्या है, मानव विकास। नेक्स्ट आपका हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास, क्या वृद्धि और विकास में कोई डिफरेंस है। देन हम पढ़ेंगे मानव विकास का उद्देश्य क्या है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, तो मानव विकास का उद्देश्य क्या है, मानव विकास किस प्रकार से मापा जाता है, यानी उसके सूचकांक क्या है, मानव विकास के मापन के सूचकांक या उसके सूचक क्या हैं। फिर हम पढ़ेंगे आधार स्तंभ, यानी मानव विकास की आधार स्तंभ क्या है, जिनके बिना हम कह ही नहीं सकते कि मानव विकास हो रहा है। उसके बाद हम करेंगे मानव विकास के आधार स्तंभ के बाद मानव विकास उपागम, यानी उनका बाह्य और विपृष्ठ उद्देश्य क्या है, विस्तृत उद्देश्य क्या है, उपागम क्या है, किन चीजों को ध्यान में रखकर हम मानव विकास करते हैं। तो मानव विकास उपागम, और उसके बाद हम करेंगे मानव विकास का मापन, मानव विकास का मापन। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। दीज आर द सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। मानव विकास, वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है, कैसे ये अन्य प्रकार के आर्थिक सामाजिक विकास से भिन्न है। नेक्स्ट, उसका उद्देश्य क्या है, कॉन्सेप्ट किसने दी, और उसके मापने के सूचकांक क्या है, कैसे हम उसका मापन करते हैं। यहाँ पर आप मानव विकास का मापन भी लिख सकते हैं। फिर आधार स्तंभ, मानव विकास उपागम और मानव विकास का मापन। राइट? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मानव विकास क्या है। मानव विकास क्या है, मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगी, आप बड़े ध्यान से सुनना। राइट? मानव विकास जैसे एक पेड़ है, फॉर एग्जांपल, चलो मानव को लेते हैं हम, व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है और स्वस्थ भी है। जब बड़ा होता है तो उसे अच्छा रोजगार भी मिल जाता है, जो आसपास संसाधन है उनका वो समुचित उपयोग करने लायक है, तो इसको हम क्या कहेंगे बताओ? मानव विकास। क्या कहेंगे इसको हम? मानव विकास। यानी विकास की, मानव विकास की जो संकल्पना है वो मूल्य, इसमें भी आप नोट डाउन कर लेना, प्रोफेसर महबूब उल हक ने। किसने दी? प्रोफेसर, एक प्रसिद्ध पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है महबूब उल हक। उन्होंने मानव विकास की संकल्पना, इन्होंने क्या कहा कि मानव विकास मुख्यतः विकल्पों में परिवर्तन को बढ़ावा देना, विकल्पों में परिवर्तन करना मानव विकास है, जिससे मनुष्य अपने उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग अपनी अक्षमता अनुसार कर पाता है। ये महबूब उल हक ने कहा। फिर बता रही हूँ, आप नोट डाउन कर लेना, और मैं साथ साथ आपको दिखा भी देती हूँ। देखो ये नोट्स बने हुए हैं, जैसे आप भी ऐसे ही नोट डाउन कर लेना। मानव विकास मूल्य धनात्मक है संकल्पना। अब क्या है मानव विकास? महबूब उल हक के द्वारा कब दी गई? 1990 में। क्या कहा? मानव विकास से अभिप्राय विकल्पों में परिवर्तन से है, ताकि, क्यों? ताकि मनुष्य आत्म सम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सके। मूल्यों में परिवर्तन से है ताकि आत्म विश्वास के साथ मनुष्य स्वस्थ, दीर्घ और एक महत्वपूर्ण जीवन जी सके, आत्म सम्मान से परिपूर्ण जीवन जी सके, उसको हम कहते हैं मानव विकास।
महबूब उल हक का समर्थन प्रमुख अर्थशास्त्री, भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। आप नोट कर लेना, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिन्होंने इनका समर्थन किया, किसका? महबूब उल हक का। और इन्होंने कहा कि मानव विकास की संकल्पना में सभी प्रकार की स्वतंत्रता निहित है, चाहे वो विकल्पों के परिवर्धन की हो, उसकी अक्षमता का निर्माण करने की हो, या उसके स्वास्थ्य सूचक को, उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने की हो। सभी प्रकार की स्वतंत्रता से अभिप्राय मानव विकास से लिया गया। तो क्लियर हुआ मानव विकास क्या है? मानव विकास से अभिप्राय सभी प्रकार के विकल्पों में परिवर्धन से है, जिससे मनुष्य आत्म सम्मान पूर्वक जीवन जी सके और स्वस्थ, संतुलित और साक्षर होकर अपनी अक्षमताओं में वृद्धि कर सके। तो उसको हमने क्या कहा? मानव विकास। इज इट क्लियर? अब हम आगे करते हैं, क्या विकास और वृद्धि, क्या विकास और वृद्धि एक दूसरे से अलग है या दोनों एक ही हैं? चलो, इसके लिए मैं पहले एक एग्जांपल देती हूँ, आप खुद सेट करना, ठीक है? एक एग्जांपल देख लेते हैं, राइट? चलो, हम एक पेड़ का देखते हैं कि विकास क्या है और वृद्धि क्या है। एक पेड़ है और बहुत बड़ा हो गया है, वो बहुत अच्छी ड्राइंग तो नहीं है बच्चों, लेकिन जो हमारी बात को क्लियर कर दे वो हमारे लिए अच्छा ही होता है, ठीक है ना? अब जैसे ये पेड़ है, इसकी वृद्धि भी हो रही है टाइम के अनुसार, ये इस प्रकार से बढ़ गया है, बहुत बड़ा भी हो गया है जैसे जैसे समय बीतता गया, और बड़े बड़े वो आए हुए हैं, ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये बढ़ गया है, बड़ा फला फूला हरा भरा है, और इसकी जड़ें भी अंदर तक फैल गई हैं। इस पे फल भी आ गए, फूल आ गए हैं, लेकिन इस पे फूल तो आ गए, लेकिन इस पे फल नहीं आए। एक दूसरा पेड़ है जो दोनों साथ साथ लगाए जाते हैं, इसी की तरह फल फूल रहा है, ऐसे ही उबड़ रहा है, हरा भरा है बिल्कुल, लेकिन समय अनुसार जैसे उगता बढ़ता है, उसका जो फल, जैसे इसके जो फूल थे वो झड़ जाते हैं, नहीं आया फल, तो उस पे वो फूल भी आते हैं और उस पे फल भी आ जाते हैं, और वो फलों से लग जाता है। तो अब आप बताइए कि किसको आप वृद्धि कहेंगे और किसको विकास? वैसे एक बात तो निश्चित है कि दोनों में वृद्धि तो, परिवर्तन तो हुआ, बढ़ोतरी तो हुई ना, क्लियर है ना ये बात? तो इसका मतलब वृद्धि और विकास का मतलब परिवर्तन तो है ना? यानी बढ़ोतरी हो रही है, चाहे कैसे भी है, पर बढ़ रहा है, तो परिवर्तन है। तो वृद्धि क्या है? अब जिस पर ये पेड़ फल फूल तो गया, लेकिन इस पे फल और फूल आए, झड़ गए, लेकिन फल नहीं आए, कहीं ना कहीं कोई कमी रही। लेकिन हम इसको ये तो नहीं कह सकते कि वृद्धि नहीं हुई। यस, वृद्धि तो हुई, लेकिन विकास नहीं हुआ। क्यों? कहीं ना कहीं, चाहे आप इसको पानी ठीक नहीं मिला हो, या कीटनाशक लग गए हो, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग ना किया गया हो, दीमक वगैरह लग गई हो, कुछ भी रहा हो, तो इस पे फूल और फल नहीं आए। यानी जो इसका गुणात्मक विकास होना था वो नहीं हुआ, तो इसके जो मूल्य में अभिवृद्धि था वो नहीं हुआ, उसकी क्षमता में, उसकी गुणात्मकता में वृद्धि नहीं हुई। तो वृद्धि का अब क्लियर हुआ होगा। तो वृद्धि से अभिप्राय क्या है? केवल वृद्धि की संकल्पना मूल्य सापेक्ष नहीं होती, वो निरपेक्ष होती है। वृद्धि चाहे बढ़ जाए चाहे घट जाए, परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या 2001 में कितनी थी? 102.8 करोड़ थी, ठीक है? जो बढ़कर कितनी थी? 102.8 करोड़, जो 2011 में बढ़कर 121.6864 करोड़ तक हो गई, ठीक है? और अब तो हम देखें तो 130 करोड़ 131 करोड़ तक हमारी जनसंख्या लगभग हो गई है। जो अगली सेंसस आएगी उसमें पता चलेगा। तो ये क्या हो रहा है? जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन अगर जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे चिकित्सा सुविधा, शिक्षा का स्तर,
शिक्षा सुविधाएं अगर नहीं बढ़ रही तो ये केवल क्या है, केवल वृद्धि है। ठीक है, मतलब वृद्धि में केवल परिवर्तन है, वो घट भी सकती है, नीचे की ओर भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है, यानी जनसंख्या कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। केवल मात्रात्मक विकास को वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, और गुणात्मक विकास जिसमें ये जनसंख्या तो बढ़ ही बढ़ रही है, उसके साथ ही चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं, लोगों का जीवन स्तर, जीवन प्रत्याशा सभी में वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, तो उनका गुणात्मक विकास भी हो रहा है। तो इसको हमने क्या कहा, विकास। इज इट क्लियर? तो विकास की संकल्पना, मूल्य अंतर भी अगर हम देखें, हमें पता भी होना चाहिए ना, बहुत माइन्यूटली सा, लिटिल बिट थ्रेड जैसा अंतर है कि मानव विकास, विकास जो होता है उसकी संकल्पना मूल्य धनात्मक होती है, जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों विकास को शामिल किया जाता है। लेकिन वृद्धि में केवल मात्रात्मक विकास, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो किसी भी प्रकार के परिवर्तन को हम वृद्धि कहते हैं, जबकि विकास की संकल्पना क्या है, मूल्य धनात्मक है, जिसमें जो बौद्धिक विकास को मात्रात्मक विकास के साथ भी शामिल किया जाता है। यानी गुणात्मक विकास, जैसे पेड़ का एग्जांपल दिया मैंने, अब यूं कहोगे जी बौद्धिक विकास कहाँ से हो गया, उसमें क्या आएगा हमारा, गुणात्मक विकास। ठीक है, तो अब पहला हमने क्या किया, क्लियर हुआ, मानव विकास क्या है, दूसरा विकास और वृद्धि में अंतर क्या है। अब नेक्स्ट पार्ट की ओर अगर हम चलें तो मैं आपको यहाँ दिखा दूं, देखो, क्योंकि आपने नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। तो अगला हमारा क्या है, उद्देश्य क्या है, बिल्कुल क्लियर कट आपको दिख रहा होगा, क्लियर दिया हुआ है। क्या उद्देश्य है, लोगों का कल्याण और जीवन स्तर ऊपर उठाना। अब कैसे मापन किया जाता है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो अब आगे हमने क्या करना है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, एक तो लोगों का कल्याण, दूसरा जीवन स्तर में वृद्धि। तो अब वो कौन कौन से कारक हैं जो लोगों का कल्याण करते हैं, यानी उनकी आर्थिक स्तर अच्छा होगा, प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी, सामाजिक दृष्टि से सुदृढ़ होंगे। जीवन स्तर में क्या क्या है, जीवन स्तर ऊपर उठता है तो प्रति व्यक्ति आय तो होगी, उसके साथ व्यक्ति स्वस्थ भी होगा, शिक्षित भी होगा, बहुत सारी गुणात्मक विशेषताएं भी उसकी ऐड होती चली जाएंगी। तो इसलिए इन उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। तो इन उद्देश्यों के लिए मानव विकास के कुछ सूचकांक निर्धारित किए गए हैं, सूचक निर्धारित किए हैं, जिनके आधार पर हम ये निश्चित करते हैं, गणना करते हैं कि मानव विकास हुआ या नहीं, कितना हुआ, कहां पर कैसे भिन्नता है। ठीक है, तो वो सूचकांक UNDP, नोट डाउन कर लेना, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में 1990 ईस्वी में ही जब महबूब उल हक ने मानव विकास की संकल्पना दी, तो कुछ सूचकांक दिए जिनको HDI सूचकांक कहते हैं, हेल्थ डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास को मापने के मानव विकास सूचकांक, इसको मापने के क्या क्या सूचक हैं, तो उन्होंने ये 3 सूचकांक दिए बेटा। कौन कौन से, प्लीज नोट डाउन अकॉर्डिंग विद मी एंड अलोंग विद मी, मेरे साथ साथ आप नोट डाउन करेंगे। कौन कौन से हैं, शिक्षा या साक्षरता, ठीक है, दूसरा क्या है, स्वास्थ्य या स्वास्थ्य के साथ ही दीर्घ जीविता, इसको हम जीवन प्रत्याशा भी लिख सकते हैं, इसको हम जीवन प्रत्याशा भी लिख सकते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण सूचकांक क्या है, संसाधनों तक पहुंच, संसाधनों तक पहुंच। ये 3 सूचकांक दिए। अब इनके आधार पर मापन कैसे होता है वो हम अभी जब करेंगे तो साथ साथ करेंगे।
इसलिए मैं इसको रब नहीं करूंगी, आप नोट डाउन करें। ये 3 सूचक दिए कि मानव विकास में जब व्यक्ति शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा, संसाधनों तक पहुंच होगी, तभी वह मानव विकास कहलाएगा, अन्यथा उसका विकास नहीं कहलाएगा, वो विकसित मानव नहीं होगा। ठीक है, चल यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, बट एक और एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 2 फ्रेंड होते हैं, कोई भी नाम रख लो, सरल और निपुण। कितने होते हैं? 2 फ्रेंड होते हैं, एक का नाम होता है सरल, दूसरे का निपुण। ध्यान से सुनना, पहले हम सरल की कहानी सुनते हैं। ठीक है, सरल के परिवार में 4 मेंबर है, पापा, मम्मी, एक सरल है और एक उसकी बहन है। और पापा की पोजीशन अच्छी है, अपने खेत भी हैं और पापा बैंक में मैनेजर की पोस्ट पे जॉब करते हैं। और वैसे ही जो दूसरा हमने क्या नाम लिया, निपुण। निपुण के परिवार में 5-6 सदस्य हैं, 2 भाई हैं, 2 बहन हैं, पापा मम्मी भी हैं, एक उनकी दादी भी है, 7 सदस्य हैं, बड़ा परिवार है। और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में वो बिलोंग करते हैं, मुख्य व्यवसाय कृषि है। पर हाँ, अच्छे परिवार से, अच्छा है, काफी खेत है उनके पास। अब दोनों स्कूल जाते हैं तो दोनों मित्र बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? सरल और निपुण। अब पढ़ाई में दोनों अच्छे होते हैं। कुछ समय के बाद क्या होता है कि किसी कारणवश सरल के परिवार का स्टेटस भी अच्छा है, लेकिन वहां कृषि से उनको कई बार फसल जैसे खराब होगी निपुण के परिवार की, तो आय बाधित हो जाती है और मम्मी पापा दूसरे के खेतों पे थोड़ा सा काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जमीन नहीं होती। तो फिर भी वो सरल को, निपुण को, उसके भाई को, बहन को, सबको स्कूल जरूर भेजते हैं। दादी की देखभाल भी खुद ही करते हैं। स्कूल जाते हैं, दोनों फ्रेंड्स अच्छे हैं, परिवार ठीक ठाक चल रहे हैं। अचानक क्या होता है, किसी कारण सरल बीमार पड़ जाता है। अब जब सरल बीमार पड़ता है तो इतनी बीमारी बढ़ जाती है कि डॉक्टर भी आता है, खूब देखभाल भी होती है। तो अचानक सरल को स्कूल छोड़ना पड़ जाता है और स्कूल छोड़ देता है। सरल परेशान रहता है, स्वास्थ्य गिर जाता है। अब वो बढ़ तो जाता है एज के हिसाब से, लेकिन पैसे की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन आगे क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, स्वस्थ नहीं है, बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं है, तो कोई बहुत अच्छी जॉब उसे नहीं मिल पाती, यद्यपि परिवार का गुजारा ठीक चलता है। वहीं दूसरी ओर निपुण ठीक ठाक है, बड़ा परिवार, भरण पोषण होता है, बहुत अच्छी आय नहीं है, मजदूरी वगैरह करते हैं, पर वो पढ़ाई नहीं छोड़ता और कंटिन्यू रहता है और भगवान की दया से स्वस्थ भी रहता है। अब क्या होता है, निपुण पढ़ लिख जाता है, भाई बहन भी उसी के पद चिन्हों पे चल पड़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लिख जाते हैं। दादी कुछ समय के बाद चल बसती है। तो आगे क्या होता है, उसके पापा के जो खेत थे उनमें अचानक से और गिरावट आ जाती, थोड़े ही तो थे, उनमें गिरावट आ जाती है। लेकिन अब निपुण जब पढ़ जाता है तो उसे समझ आता है और वो अपने पापा को हिदायत देता है, सहायता भी करता, कहता है पापा आप ये जो ट्रेडिशनल क्रॉप है इनको छोड़ दो, सब्जियां उगाओ इस खाली समय में, जो बीच का समय है वो सब्जी उगाते हैं, तो जो गेहूं और चावल की फसल से नुकसान हुआ वो सब्जी से भरपाई हो जाती है, जिससे परिवार का गुजारा हो जाता है और पापा उसको और पढ़ाते हैं। वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाता है, पढ़ने लग जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? निपुण की, है ना। अब वो वहां पे इंजीनियरिंग का कोर्स भी कर लेता है। अब वो वहां नई नई टेक्निक सीखता है और जब वो वहां से वापस आता है तो भाई बहन बाहर जा चुके होते हैं पढ़ाई के लिए, तो वो खेती करना अपनाता है और वो जैविक खेती को प्रोत्साहन देता है। उसी भूमि पर वो जैविक खेती करता है, पापा को भी लगाता है, मम्मी को भी, खुद भी उसी में लग जाता है, बहुत सारे लोगों को भी काम देता है और अचानक इतना उत्पादन बढ़ जाता है कि बहुत बड़ा काम उसका चल जाता है। वो खेत भी खरीद लेता है, बहुत सारे लोगों को काम देता है ना। तो ये सरल और निपुण की कहानी थी। दोनों एक ही गाड़ी से चले, एक की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, दूसरे की बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक विकसित हो जाता है और दूसरा थोड़ा सा डाउन रह जाता है। क्यों? सरल या निपुण? निपुण, वेरी गुड, क्योंकि निपुण ही था। सरल हालांकि स्थिति भी, लेकिन स्वास्थ्य नहीं था, तो मतलब जब वो चाहते हुए भी अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख पाया
तो उसकी अक्षमताओं का निर्माण नहीं हुआ, वो संसाधनों का प्रयोग करने में अक्षम रह गया। ठीक है, लेकिन निपुण ने न केवल संसाधनों का बेहतर प्रयोग किया बल्कि औरों को भी उपलब्ध कराए, अपनी कुल आर्थिक आय भी बढ़ाई और एक सशक्त मानव का एक गुणात्मक वृद्धि का संकेत दिया। तो इसको कहते हैं मानव विकास। समझ आया होगा ना? अब आपको समझ भी आ गया होगा सूचक क्या है, कि व्यक्ति कितना भी स्वस्थ ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक ये सभी संकेतक नहीं होंगे, शिक्षा, वह शिक्षित नहीं होगा तो वह संसाधनों का पता ही नहीं कि संसाधन है पर प्रयोग कैसे करना है। अगर स्वस्थ नहीं है, शिक्षित है, लेकिन चल फिर नहीं सकता, कुछ कार्य नहीं कर सकता, तो क्या वो मानव विकास कहलाएगा? नहीं। और अगर वो स्वस्थ है तभी वो अपना भी ध्यान रखेगा, संसाधनों का प्रयोग भी कर पाएगा, अपने आप को और ऊंचा भी बढ़ा पाएगा और संसाधनों तक उसकी पहुंच भी आसान हो जाएगी। न केवल स्वयं बल्कि औरों का भी विकास करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? मानव विकास। क्लियर हुआ? तो इसमें सभी प्रकार के विकास को शामिल किया जाता है ना? कैसे? जैसे प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होगी, जीवन स्तर उन्नत हो गया, तो क्या हुआ? केवल आर्थिक विकास हुआ, यानी केवल आय को आधार माना तो उसको हम कहेंगे आर्थिक विकास। सामाजिक जीवन स्तर ऊपर हो गया, सामाजिक स्थिति अच्छी है, प्रतिष्ठित है, उसको हम क्या कहेंगे? सामाजिक सांस्कृतिक विकास। जैसे सकल का था, सरल का था, सामाजिक सांस्कृतिक विकास था, आर्थिक विकास भी था, लेकिन मानव विकास नहीं था, क्योंकि संसाधनों तक पहुंच सीमित हो गई और वह शिक्षित भी नहीं था। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मानव विकास। आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, अब हम देखते हैं मानव विकास के अगला पार्ट जो हम करेंगे वो क्या है? मानव विकास के आधार स्तंभ। आधार स्तंभ क्या होते हैं? आवाज क्लियर है ना? आधार स्तंभ क्या है? मुख्य रूप से जैसे हम कोई परिवार बनाते हैं, मकान बनाते हैं, जैसे मकान बना तो मकान की दीवारें होती हैं, बीच में हम लेंटर भी डालते हैं, दीवारों पर ही तो मकान खड़ा होता है ना, तो वो क्या है? उसके आधार स्तंभ। अगर क्या दीवारें निकाल दें और ऊपर ऊपर छत डाल दें तो क्या पॉसिबल है? नहीं है ना। मतलब अगर हम ये ना देखें कि उसके मुख्य बिंदु क्या हैं, कौन कौन सी आवश्यक चीजें हैं जो होंगी तो विकास होगा, नहीं तो नहीं। जैसे मकान है तो लेंटर है, दीवारें हैं, फिर उसमें खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, वो होगा तभी मकान बनेगा, तभी रुक पाएगा, है ना। तो वैसे ही मानव विकास के भी 4 आधार स्तंभ है। कितने हैं? 4। कौन कौन से? वो कौन कौन से हैं? चलो हम यहाँ करके देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट आता है समता। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा, थोड़ा छोटा करते हैं। फर्स्ट क्या आता है? समता। दूसरा आधार स्तंभ क्या है? अभी हमने जो पढ़ा है उसी में से ही है। समता के साथ साथ दूसरा आधार स्तंभ क्या है? स्वतंत्रता। ये देखो, इसमें ये क्लियर है। दूसरा आधार स्तंभ जो मुख्य इंपॉर्टेंट है वो सतत पोषणीयता है। स्वतंत्रता इसी में इंक्लूड है। ठीक है, ये देखो आप ऐसे ही बना लेना। ठीक है, समता, उसके बाद सतत पोषणीयता। दूसरा क्या है? सतत पोषणीयता। एक हो गया क्षमता, दूसरा सतत पोषणीयता। तीसरा क्या है? उत्पादकता। तीसरा क्या है? उत्पादकता, नोट डाउन कर लेना साथ साथ। और चौथा क्या है? सशक्तिकरण। ये 4 आधार स्तंभ हैं जिनके सिरे पर रुककर कोई भी मानव विकसित हो सकता है, जिसे मकान बनता है। कैसे 4 स्तंभ हैं? पहले देखो समता, यानी मानव विकास तभी हो पाएगा जब सभी बराबर होंगे। कोई धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग, ऊंच नीच, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं है। संसाधनों का बंटवारा सभी के लिए बराबर है, जो चाहे जितना चाहे ले सकता है, सभी बराबर है। तो समानता का होना आवश्यक है। दूसरा सतत पोषणीयता, कि जो हम संसाधनों का प्रयोग करें वो इस प्रकार करें कि वो केवल ना हमारी आवश्यकताएं पूरी करे
बल्कि आगामी पीढ़ी के लिए भी प्रयोग में लाएं, तो तभी विकास हो पाएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, गुणात्मक वृद्धि नहीं होगी, उसकी ऋणात्मक वृद्धि हो जाएगी और मूल्य सापेक्ष रहेगा, निरपेक्ष हो जाएगा, सापेक्ष नहीं होगा। और तीसरा क्या है, उत्पादकता। जब मनुष्य को समान अवसर दिया जाएगा, उसमें इतनी क्षमता होगी, उसे पता है, वो निपुण है, तो वह अपनी निपुणता से उनका बराबर रूप में प्रयोग करके उससे अपनी उत्पादकता को, आय को बढ़ा सकता है। तो उत्पादकता करने की क्षमता होनी चाहिए, उसे निपुण कुशल होना चाहिए। क्लियर। और नेक्स्ट आ गया सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब है निर्णय लेने की अक्षमता, यानी उत्पादकता करने की क्षमता तो है, लेकिन कैसे करना है वो निर्णय की क्षमता नहीं है। तो वो सशक्तिकरण हमें एम्पावर करना होगा कि हर मानव को बिना किसी भेदभाव के शक्तियां दी जाए, ताकि वो सभी संसाधनों का समान रूप से सतत पोषणीयता को ध्यान में रखकर प्रयोग करे, जिससे उसकी उत्पादकता बढ़े, ताकि वह अपने आप को उन्नत कर सके। तो ये थे मानव विकास के 4 आधार स्तंभ। फिर दिखा रही हूं मैं आपको, आप ऐसे नोट्स प्रिपेयर करना। समता, सतत पोषणीयता, तीसरा क्या है, उत्पादकता, और चौथा क्या है, सशक्तिकरण। आगे की ओर हम चलते हैं। अब ये तो थे, आगे क्या कर रहे हैं, उपागम। मानव विकास के उपागम क्या क्या है। वॉइस क्लियर है ना, विजिबिलिटी भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो अब हमने क्या किया, उद्देश्य क्या था, फिर सूचकांक किसने निर्धारित किया और हमें कैसे निकालना है, सूचकांक कौन कौन से सूचक थे, और फिर किस आधार पर मानव विकास है। हाँ, ध्यान रखना, जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी, इसी टाइप की स्टोरी आप अपने आम जीवन में भी देखेंगे, और अगर आप खुद भी बनाने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। फिर आपको केवल सूचना नहीं होगी कि मैडम पढ़ा रही है, सुन लिया, किताब से पढ़ लिया, रुक जाना। फिर वो आपके ज्ञान का निर्माण करेगा। आप उसको व्यवहारिक रूप में देखें, क्या है, कैसे करना है, ये क्या है, ये पढ़ा लिखा तो है, ये स्वस्थ नहीं है, बेचारा चल फिर नहीं सकता, दूसरों पर निर्भर है, तो ये सही रूप में मानव विकास का उदाहरण नहीं है। हाँ, कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हाई टेक्नोलॉजिकल प्रोफाइल्स पीपल हैं, वो लोग मानव विकास के, लेकिन स्वास्थ्य सूचकांक के आधार पर वो डाउन है ना। तो इसलिए ये उदाहरण अपने जीवन में भी अप्लाई करके देखना और आसपास भी देखना। नेक्स्ट आ गया आधार स्तंभ। अब आता है उपागम। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा जी, ये उपागम क्या होता है। तो अगला हमारा पॉइंट क्या है, मानव विकास के उपागम। उपागम से मतलब क्या होता है कि इन आधार स्तंभों के आधार पर जब हम मानव विकास करते हैं, तो किन उद्देश्यों को मद्देनजर रख के हम कार्य करते हैं, वो मानव विकास के उपागम है। कि एट लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव, जिनको मद्देनजर रख के हम कार्य करते हैं, वो क्या क्या है, किन चीजों को हम ध्यान में रख के कार्य करें, क्यों करें। तो वो 4 ही उपागम है ना। कौन कौन से हैं वो अब हम देखते हैं। अभी मैं आपको नोट डाउन करा रही हूँ, आप यही ऐसे ही नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो पहला उपागम कौन सा है, फर्स्ट है कल्याण उपागम। कल्याण दिखाई दे रहा होगा, आवाज भी आ रही है, कल्याण उपागम। दूसरा क्या है, एक तो हो गया हमारा कल्याण उपागम, दूसरा क्या है, आय उपागम। दूसरा क्या है, आय उपागम, और तीसरा क्या है, पहला कल्याण उपागम, दूसरा आय उपागम, और तीसरा न्यूनतम आवश्यकता, न्यूनतम आवश्यकता उपागम। उपागम इन ब्रॉड कॉन्सेप्ट यू कैन से दैट मानव आवश्यकता उपागम यानी उद्देश्य, कि मानव आवश्यकताओं का उद्देश्य क्या है। और चौथा है सबसे इंपॉर्टेंट, आप देखोगे ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। चौथा क्या है, अक्षमता उपागम। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ये क्या क्या है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, कल्याण उपागम।
यानी जो भी हम मानव विकास करते हैं, जब हम संसाधनों का प्रयोग करते हैं, मनुष्य को संसाधन में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य नीतियां निर्धारण करते समय, सभी के समय हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव का कल्याण, कि मनुष्य का भला होना चाहिए, उसका कल्याण होना चाहिए, ताकि वह संसाधनों तक पहुंच हर व्यक्ति के लिए सुनिश्चित कर सके। तो नीति निर्धारण में कल्याण को सर्वोपरि रखना ही कल्याण उपागम कहलाता है। ठीक है। दूसरा है आय उपागम। जब हम संसाधनों का प्रयोग करते हैं या मनुष्य का विकास करते हैं, उसे शिक्षित या स्वास्थ्य की ओर लेकर जाते हैं, सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, तो उसमें मुख्य उद्देश्य इसके साथ साथ क्या रहता है कि उसकी आय में भी वृद्धि हो। आय उपागम, उसकी आय बढ़े। जब आय बढ़ेगी तो उसका जीवन स्तर उन्नत होगा, एक उन्नत समाज का निर्माण होगा, अर्थव्यवस्था विकसित होगी। तो दूसरा उपागम क्या है? आय उपागम। क्लियर? पहला क्या था? कल्याण उपागम। दूसरा क्या है? आय उपागम। और तीसरा न्यूनतम आवश्यकता उपागम। अच्छा, न्यूनतम आवश्यकताएं क्या होती हैं, जिसको हम बेसिक नीड्स कहते हैं? बताइए। बिल्कुल, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है। लेकिन ILO नोट डाउन कर लेना। ILO अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जिसका पूरा अर्थ है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय मजदूर या श्रम संगठन। उन्होंने न्यूनतम आवश्यकता उपागम में रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ आय, जीवन स्तर, संसाधनों तक पहुंच और संसाधनों का समान वितरण भी शामिल कर लिया है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं और जल की उपलब्धता, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, ये 6-7 उपागम है। कौन कौन से? रोटी, कपड़ा यानी खाना, आवास और वस्त्र, 3 तो आधारभूत आवश्यकताएं होंगी। इसी के साथ साथ कौन कौन सी और शामिल की गई? संसाधनों तक पहुंच में बराबरी, समानता, स्वच्छ और पीने योग्य शुद्ध पेयजल की उपलब्धता और स्वास्थ्य सुविधाओं तक हर व्यक्ति की पहुंच, इनको भी इस न्यूनतम आवश्यकता उपागम में शामिल कर लिया। यानी जब हम मानव का विकास करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य कल्याण और आय के साथ साथ ये होना चाहिए कि हर मनुष्य इतना विकसित अवश्य हो जाए कि वह अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। और नेक्स्ट आता है अक्षमता उपागम। मानव विकास का उद्देश्य अक्षमताओं का निर्माण करना है, कैपेसिटी बिल्ड करना है। यानी अगर हम टीचर हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे बच्चों की डिमांड क्या है, कैसे समझ आएगा। बच्चों के साथ साथ हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या डिमांड करता है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, समाज का निर्माण करने में अध्यापक की क्या भूमिका है, कैसे निर्वहन करना है, इन सभी का हमें पता होगा तो हम तभी कह सकते हैं कि हम सक्षम हैं। उसको हम कहते हैं अक्षमता या कैपेसिटी उपागम। क्लियर? कैपेसिटी अप्रोच यानी अक्षमता उपागम हमारे मनुष्य की, मानव की कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान देता है। तो समझ आया यहाँ तक? तो ये आपका हो गया उपागम, कल्याण उपागम, आय उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और अक्षमता उपागम। क्लियर होगा? तो लास्ट पार्ट की ओर हम बढ़ते हैं, मानव विकास का मापन। चलो अब हम यहाँ करते हैं मानव विकास का मापन। अब मानव विकास का मापन कैसे करते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया कि पहले भी हम कर चुके हैं। यूएनडीपी के द्वारा, यूएनडीपी अंतरराष्ट्रीय क्या, यूनाइटेड अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हर वर्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। 1990 में पहली बार प्रतिवेदन दिया और HDI मानव विकास सूचकांक निर्धारित किए। ठीक है, इनका निर्धारण कैसे करते हैं, जैसे शिक्षा में क्या क्या निर्धारित होगा, स्कूलों की संख्या कितने बढ़ रहे हैं, टीचर की रेशियो, टीचर की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, नामांकन कितना हुआ, प्राइमरी, मिडल, हाई, सीनियर सेकेंडरी और अपर लेवल के कॉलेज शिक्षण संस्थान कैसे हैं,
टेक्नोलॉजिकल शिक्षण संस्थान तकनीकी विकास के लिए क्या है, कितने हैं, कैसे बढ़ोतरी हो रही है, कुल जो भर कर आ रहा है वो क्या है। तो ये सारी चीजें इसमें नोट डाउन की जाती हैं। जो स्वास्थ्य या दीर्घ जीविता उपागम है, इसमें क्या है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच कितनी है, अस्पताल कितने हैं, बेडिंग की व्यवस्था क्या है, हॉस्पिटल्स की कंडीशन किस टाइप की है, किस टाइप की फैसिलिटीज हैं, किस किस डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी अक्षमता क्या है, कैसे उसमें वृद्धि की जाए, कैपेसिटी बिल्ड कैसे हो और मनुष्य तक उनकी पहुंच कैसे हो, क्या वो पहुंच पा रहे हैं या नहीं, कितना हम नीति निर्धारण में हेल्थ इंडिकेटर पर खर्च करते हैं, हमारी पॉलिसीज क्या कहती हैं वो, और संसाधनों तक पहुंच यानी संसाधन कितने हैं, उनमें कितने लोग वहां तक पहुंचे हैं, क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। ये सारे इंडिकेटर्स, इसके सब इंडिकेटर्स लिए जाते हैं जिनके आधार पर ये अपना सूचकांक प्रस्तुत करता है। और इसका मान क्या है, अब यहाँ आ जाओ, इसका मान क्या है, 0 से 1 के बीच में इसका मापन होता है। स्केल है ये, 0 से 1 के बीच में इसका मापक है। जो जिन देशों का सूचकांक, जो भी देश जिनका हम करते हैं, जैसे 2005 में यूएनडीपी ने अपना प्रतिवेदन दिया जिसमें लगभग 172 देशों को लिया, और उसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश का स्थान 126वां था। अब तो बढ़ गया है, 137वां और भी नीचे चले गए हैं, लेकिन संख्या बढ़ गई है। और हैरानी किस बात की है कि श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे देशों में अगर हम देखें तो एचडीआई के आधार पर वो हमारे से बेटर कंडीशन में, हालांकि उसी ग्रुप में फॉल करते हैं, लेकिन इंडेक्स के आधार पर हमारे से बेटर कंडीशन में है। क्यों है, अब देखो, जिनका सूचकांक यानी जो इंडिकेटर है वो 0 से 0.88 तक, 85 या उससे ऊपर होता है, उसको हम फर्स्ट कैटेगरी के यानी उच्च मानव विकास के सूचकांक वाले देश कहते हैं, जिसमें सबसे टॉप पर आता है नॉर्वे, फिर आता है फिनलैंड, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ये देश आते हैं। फिर आता है 0.85 से 0.75 तक जो है वो मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश है, जिसमें भारत का स्थान आता है, और 0.55 और इससे ऊपर तक 0.5, उससे नीचे 0.75 से 0.55 या उससे नीचे वो आपका निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश आते हैं, जिसमें बहुत सारे देश हैं। 32 देश इसमें है, 78 इसमें है, 44 फर्स्ट इंडिकेटर्स में है। तो इस प्रकार 172 देशों के सर्वेक्षण में भारत का स्थान 126वां है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडेक्स कितना है हमारा, तो वो हमारा है 5.6 इंडिकेटर है जो टोटल हम देखते हैं, और उसके आधार पर हमारा 126वां स्थान है। अब इसके आधार पर कंक्लूजन अगर हम निकालें विश्व के देशों में, तो कई बार हमें भ्रम होता है ना, कि प्रति व्यक्ति आय और देशों के आकार के आधार पर तो कौन से देश स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका के देश हैं, जापान है, चीन है, ये देश टॉप पे होने चाहिए, है ना। लेकिन कहाँ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, छोटे छोटे देश टॉप पे है। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि प्रति व्यक्ति आय और आकार का मानव विकास से सीधा केवल संबंध नहीं है, यानी मानव विकास के निर्धारण का आधार ये नहीं है। क्या है, ये निर्धारण का आधार है जिन देशों ने, भले ही वो छोटे हैं, उन्होंने अपनी जन्म दर पर, मृत्यु दर पर, स्वास्थ्य सेवाओं पर, चिकित्सा सुविधाओं पर, शिक्षा पर अधिक से अधिक व्यय किया है, संसाधनों के विकास के लिए कैपेसिटी बिल्ड की है, लोगों की सतत पोषणीयता को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया है, लोगों को सशक्त किया है, उनकी उत्पादकता में वृद्धि पर बल दिया है, उन देशों का कुल मानव विकास सूचकांक ज्यादा है, और वो छोटे छोटे होते हुए भी टॉप पर है। ठीक है ना। तो इसलिए मानव विकास सूचकांक में भिन्नता है। अगर हम अपने इंडिया पर आ जाए तो क्या है इंडिया में, इंडिया में पंजाब हरियाणा का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर हम टोटल सूचकांक में देखें एचडीआई के आधार पर, तो केरल टॉप पे है, जबकि प्रति व्यक्ति आय कम है, क्योंकि शिक्षा स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया गया है। तो इस प्रकार मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का
स्थिति, देशों की स्थिति विश्व में अलग अलग है, जिसका आकार और प्रति व्यक्ति आय से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर, कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। फिर एक बार रिकैप कर लेते हैं कि चैप्टर में क्या है। ठीक है, तो क्या वृद्धि और विकास एक है? सबसे पहले हमने किया विकास ना, तो साथ साथ रिकैप के साथ ही हम करते हैं विकास। मानव विकास की संकल्पना किसने दी? बताइए। डॉक्टर महबूबुल हक ने। कब दी? 1990 में। इनके प्रमुख अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने क्या कहा? मानव विकास स्वतंत्रताओं की ओर अधिक ध्यान देता है। विकल्पों में परिवर्तन को क्या कहते हैं? मानव विकास। वृद्धि और विकास में अंतर है? यस। वृद्धि केवल मात्रात्मक माप है जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है, और मानव विकास में केवल धनात्मक परिवर्तन को शामिल किया जाता है। हाँ, एग्जाम्पल याद रखना, नोट डाउन करना, मन में उतारना, है ना, और एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करना अपने आप, और देखना कि क्या हमारे यहाँ जो हम सब हैं आसपास के एरिया में, क्या ये सारे विकसित हैं? नहीं है तो क्यों है? कौन सा उपागम छूट गया? कौन सा निर्धारण नहीं हो पाया, है ना। उसके बाद उद्देश्य क्या था? लोगों का कल्याण और जीवन स्तर में वृद्धि। लेकिन इन गुणात्मक संकल्पनाओं से मापन नहीं हो सकता, इसलिए यूएनडीपी ने क्या दिए? मानव विकास सूचकांक, HDI दिया। कब? 1990 में। कौन से 3 सूचक थे? शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच। अब इनमें किस आधार पर आधार स्तंभ कौन कौन से थे जिनसे इनका मापन होना था? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। और फिर उपागम, यानी ये सारे आधार स्तंभ हमें किस और ले जाते हैं जिसके माध्यम से हम कह सके कि मानव का विकास हुआ है। वो कौन से उद्देश्य हैं? कल्याण उपागम, आय उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और अक्षमता उपागम। ठीक है, HDI ने सूचकांक का मापक क्या रखा? 0 से 1 के बीच। जिन देशों का सूचकांक 0.85 से ऊपर, वो किसमें आते हैं? प्रथम श्रेणी में। विश्व में सबसे अधिक सूचकांक किसका है? नॉर्वे का। और भारत कौन से में पड़ता है? मध्यम में। कितने देशों का 2000 में प्रतिवेदन में हिस्सा लिया? 172 देशों में। भारत का कौन सा स्थान था? 126वां। और निम्न आवश्यकता मानव विकास सूचकांक कहाँ तक है? 0.55 या इससे नीचे। क्लियर? तो ये था हमारा चैप्टर मानव विकास। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं, कल हमने देखा था कि विकास सबसे अच्छा गर्भ निरोधक है। आज हम फिर उसी बात को आगे लेकर चल रहे हैं कि मानव विकास ही विकास का ध्येय होना चाहिए। एक्चुअल में मानव विकास सभी प्रकार के विकास को शामिल करता है। क्लियर? तो आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है, ये रिकैप भी हो जाता है हमारा। तो अब आपके लिए यही है कि आप अपने व्यवहारिक जीवन में इन चीजों को अप्लाई करके देखें। तो आज हमारा वो टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।